हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 7 का कृषि विज्ञान देखेंगे। ठीक है, आज हम लोग पाठ 4 देखेंगे। हमारे पाठ का नाम है उर्वरकों के प्रकार एवं मृदा परीक्षण। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। इसमें प्रश्न पहला है, वजन के आधार पर वायुमंडल में प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है। तो देखिए, इसका ऑप्शन है पहला क नंबर है 60, दूसरा ख नंबर है 70 और ग नंबर है 78, घ नंबर है 90। तो इसका सही उत्तर है 78। ठीक है, जो वायुमंडल में प्रतिशत नाइट्रोजन का 78% पाया जाता है नाइट्रोजन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 2 नंबर। अमोनियम सल्फेट में प्रतिशत नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। इसका उत्तर है, इसका सही है इसमें 20। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न 3 नंबर। सिंगल सुपर फास्फेट में प्रतिशत फास्फोरस की मात्रा पाई जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ख सही है 16। अगला देखते हैं प्रश्न 4 नंबर। म्यूरेट ऑफ पोटास में प्रतिशत पोटेशियम की मात्रा पाई जाती है। इसका ऑप्शन ग सही है 60। अगला देखते हैं, अगला 5 नंबर प्रश्न है, जटिल उर्वरक प्रकार के होते हैं। तो इसका ऑप्शन ख सही है 3। अगला प्रश्न देखते हैं 6 नंबर प्रश्न है, जैव उर्वरक मृदा में बढ़ाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन क सही है नाइट्रोजन। अगला देखते हैं प्रश्न 2 नंबर। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला प्रश्न है, मृदा वायु में वजन के आधार पर नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा में पाई जाती है। ब्रैकेट में दिया है 69 और 79। तो देखिए, इसका सही है 79। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न 2 नंबर। यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा पाई जाती है। तो देखिए, ब्रैकेट में दिया है 36 या 46। तो इसका सही होगा 46। ठीक है, रिक्त स्थान पे 46 भरेंगे। तीसरा है, डाई कैल्शियम फॉस्फेट में फास्फोरस की प्रतिशत मात्रा पाई जाती है। तो ब्रैकेट में दिया है 22 या 32। तो रिक्त स्थान पे भरेंगे 32। ठीक है, अगला दिया है प्रश्न 4 नंबर। पोटेशियम सल्फेट में पोटास की प्रतिशत मात्रा पाई जाती है। तो ब्रैकेट में दिया है 38 या 48। तो रिक्त स्थान पे भरेंगे 48। अगला देखते हैं, मिश्रित उर्वरक होता है। ब्रैकेट में दिया है सस्ता या महंगा। तो रिक्त स्थान पे भरेंगे सस्ता। अगला देखते हैं 6 नंबर पे है, राइजोबियम बैक्टीरिया मृदा में स्थिर करता है। तो देखिए, ब्रैकेट में दिया है फास्फोरस या नाइट्रोजन। तो रिक्त स्थान पे भरेंगे नाइट्रोजन। अगला देखते हैं प्रश्न 7 नंबर। मृदा परीक्षण उर्वरता निर्धारण करने की एक विधि है। तो देखिए, ब्रैकेट में दिया है भौतिक या रासायनिक। तो रिक्त स्थान पे भरेंगे रासायनिक। आइए अगला प्रश्न देखते हैं 3 नंबर। निम्नलिखित में स्तंभ क को स्तंभ ख से सुमेल कीजिए। तो हम लोगों ने इसको सुमेल कर दिया है, आप लोग भी मिला लीजिएगा। चलिए, स्तंभ क को स्तंभ ख से मिलाते हैं। कंपोस्ट, इसको आप लोग मिला देंगे कार्बनिक खाद में। डाई अमोनिया फास्फेट, इसको आप लोग मिला देंगे जटिल उर्वरक में। ठीक है, सूक्ष्म जीव कल्चर, इसको आप लोग मिला देंगे जैव उर्वरक में। अगला है मृदा परीक्षण, तो आप लोग इसको मिला देंगे उर्वरता निर्धारण। और अगला है नाइट्रोजन स्थिर करने वाली गांठें, इसको आप लोग मिला देंगे दलहनी फसलें। और लास्ट है सिंगल सुपर फास्फेट, तो इसको आप लोग मिला देंगे अकार्बनिक उर्वरक में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 4 नंबर। निम्नलिखित कथनों में सही पर सही तथा गलत पर गलत का निशान लगाइए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं प्रश्न पहला। यूरिया फास्फेटिक उर्वरक है, ये गलत है। अगला देखते हैं 2 नंबर। नाइट्रोजन को कृषि की मास्टर कुंजी कहा जाता है, गलत। ठीक है, तीसरा देखते हैं, राक फास्फेट में 20 से 40% फास्फोरस पाया जाता है, सही है। अगला देखते हैं प्रश्न 4 नंबर।
फास्फोरस वायुमंडल में बैक्टीरिया द्वारा नाइट्रोजन को मृदा में स्थिर करने में सहायता करता है। ये जो है सही है। अगला देखते हैं प्रश्न 5 नंबर। पोटास पौधों की जड़ों एवं तना को मजबूत बनाता है। सही है। अगला देखते हैं प्रश्न 6 नंबर। मृदा नमूना छायादार स्थानों में से एकत्रित किया जाता है। ये जो है गलत है। अगला देखते हैं प्रश्न 5 नंबर। खाद को परिभाषित कीजिए। तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर। कार्बनिक पदार्थ जिससे पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति की जाती है खाद कहलाते हैं। खाद में पौधों के लिए सभी आवश्यक तत्व पाए जाते हैं। कंपोस्ट की खाद, मलमूत्र व गोबर की सड़ी गली खाद, जैविक खाद तथा हरी खाद इसके अंतर्गत आती है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर। नाइट्रोजन उर्वरक का वर्गीकरण कीजिए। इसका उत्तर है नाइट्रोजन उर्वरक का वर्गीकरण रासायनिक आधार पर नाइट्रोजन उर्वरकों को निम्न वर्गों में बांटा गया है। तो चलिए देखते हैं किन किन वर्गों में बांटा गया है। पहला है नाइट्रेट उर्वरक, जिसमें सोडियम नाइट्रेट 16% नाइट्रोजन होता है। आइए देखते हैं अगला। कैल्शियम नाइट्रेट, जिसमें 15% नाइट्रोजन। इन उर्वरकों का प्रयोग खड़ी फसल में छिड़काव के रूप में किया जाता है। अगला देखते हैं अमोनिया उर्वरक। तो अमोनिया सल्फेट में 20% नाइट्रोजन होता है, जिसमें अमोनियम सल्फेट होता है उसमें 18% नाइट्रोजन होता है। ठीक है। नाइट्रोजन अमोनियम रूप में मिलता है। इन उर्वरकों को मिट्टी में मिलाया जाता है। अगला देखते हैं 3 नंबर। अमोनियम और नाइट्रेट उर्वरक। अमोनियम नाइट्रेट में 33.5% नाइट्रोजन होता है और अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट में 26% नाइट्रोजन होता है। इनका देखते हैं क्या किस में काम आता है। इन उर्वरकों को बुआई के समय खेत में मिलाया जाता है। ठीक है। आगे देखते हैं। अगला है नाइट्रोजन घोल। ठीक है। इसमें है अमोनिया यूरिया घोल, 35% नाइट्रोजन होता है। आगे देखते हैं एमाइड उर्वरक, जिसमें यूरिया 46% नाइट्रोजन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं 7 नंबर। मृदा में नाइट्रोजन की कमी का पौधों पर प्रभाव बताइए। तो इसका उत्तर है मृदा में नाइट्रोजन की कमी से पौधों की बढ़वार रुक जाती है। पौधों की पत्तियां पीली हो जाती है, फल छोटे छोटे और कम हो जाते हैं और पकने से पहले ही गिर जाते हैं। अगला देखते हैं प्रश्न 8 नंबर। फास्फेटिक उर्वरकों का वर्गीकरण कीजिए। वर्गीकरण है घुलनशीलता के आधार पर इन्हें 3 वर्गों में बांटा गया है। तो चलिए देखते हैं। पहला वर्ग है जल में घुलनशील। इन्हें अम्लीय व उदासीन मृदाओं में प्रयोग किया जाता है। सिंगल सुपर फास्फोरेट में 16% फास्फोरस पाया जाता है और मोनो अमोनियम फास्फेट में 48% फास्फोरस पाया जाता है। दूसरा है साइट्रेट घुलनशील। साइट्रिक अम्ल में घुलनशील व पानी में अघुलनशील होते हैं। इनका प्रयोग अम्लीय मृदाओं में होता है। डाई कैल्शियम फास्फेट 32% फास्फोरस जिसमें होता है और बेसिक स्लैग जिसमें 15 से 25% फास्फोरस होता है। और तीसरा है अघुलनशील। तो इसमें देखेंगे ये उर्वरक साइट्रिक अम्ल और पानी में अघुलनशील होते हैं। इनका प्रयोग अधिक अम्लीय मृदाओं में किया जाता है, जैसे राक फास्फेट। तो इसमें 20 से 40% फास्फोरस होता है और हड्डी का चूरा जिसमें 20 से 25% फास्फोरस होता है। ठीक है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है 9 नंबर। पोटास का पौधों पर क्या प्रभाव होता है? तो इसका उत्तर देखेंगे। ठीक है। इसका उत्तर है पोटास पौधों की वृद्धि और फलों की चमक को बढ़ाता है। पौधों में बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। प्रोटीन निर्माण में सहायता करता है।
यह तना तथा जड़ों को मजबूत बनाता है, जिससे हवा तथा पानी के कुप्रभाव से फसलें गिर नहीं पाती। ठीक है, आगे देखते हैं। इसी में है नाइट्रोजन तथा फास्फोरस की अधिकता को संतुलित करता है। पोटास की कमी से फसलें देर से पकती हैं और दानों, फलों एवं बीजों का उत्पादन घट जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं 10 नंबर। मृदा परीक्षण क्यों करना चाहिए? तो इसका उत्तर है मृदा परीक्षण की आवश्यकता मृदा फसल उगाने योग्य है या नहीं, यह जानने के लिए मृदा परीक्षण कराया जाता है। मृदा परीक्षण के निम्न उद्देश्य हैं। तो आइए देखते हैं उन उद्देश्यों को। पहला है मृदा से सुलभ पोषक तत्वों का सही निर्धारण। दूसरा है फसलों की दृष्टि से तत्वों की कमी का आकलन। तीसरा है ऊसर एवं अम्लीय मृदाओं में सुधारकों की मात्रा का निर्धारण। अगला प्रश्न देखते हैं 11 नंबर। प्रश्न है जैव उर्वरक क्या है? तो इसका उत्तर है जैव उर्वरक सूक्ष्म कल्चर होते हैं जो मृदा में नाइट्रोजन बढ़ाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। कुछ जीव फास्फोरस बढ़ाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, तो कुछ कार्बनिक पदार्थों को शीघ्र सड़ाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैव उर्वरक बहुत सस्ते होते हैं। इसमें आगे देखते हैं। इनका प्रयोग बहुत आसान होता है और इनके प्रयोग में 50 से 80% हेक्टेयर खर्च आता है। अगला देखते हैं प्रश्न 12 नंबर। नाइट्रोजन उर्वरक का वर्गीकरण करके पौधों के लिए इनका महत्व लिखिए। तो इसका उत्तर है नाइट्रोजन उर्वरक का वर्गीकरण। नाइट्रोजन उर्वरक का वर्गीकरण रासायनिक आधार पर नाइट्रोजन उर्वरकों को निम्न वर्गों में बांटा गया है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं उन वर्गों को। ठीक है, पहला है नाइट्रेट उर्वरक, सोडियम नाइट्रेट, तो इसमें 16% नाइट्रोजन होता है। कैल्शियम नाइट्रेट, तो इसमें 15% नाइट्रोजन होता है। ये किस में आता है? तो इन उर्वरकों का प्रयोग खड़ी फसल में छिड़काव के रूप में किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं अमोनिया उर्वरक। ठीक है, अमोनियम जो उर्वरक है, अमोनियम सल्फेट जो 20% नाइट्रोजन होता है। डाई अमोनियम सल्फेट फास्फेट, ठीक है, जिसमें 18% नाइट्रोजन होता है। ये किस में काम आता है? तो नाइट्रोजन अमोनियम रूप में मिलता है। इन उर्वरकों को मिट्टी में मिलाया जाता है। अगला देखते हैं 3 नंबर है अमोनियम और नाइट्रेट उर्वरक। पहला है अमोनियम नाइट्रेट जो 33.5% नाइट्रोजन पाया जाता है, और दूसरा है अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट जिसमें 26% नाइट्रोजन होता है। ये किस में काम आता है? चलिए देखते हैं। इन उर्वरकों को बुआई के समय खेत में मिलाया जाता है। अगला है नाइट्रोजन घोल, तो इसमें होगा अमोनिया यूरिया घोल जिसमें 35% नाइट्रोजन होता है। अगला देखते हैं एमाइड उर्वरक, ठीक है, जिसमें यूरिया 46% नाइट्रोजन होता है। अगला देखते हैं पौधों के लिए नाइट्रोजन का महत्व, क्योंकि प्रश्न में महत्व ही पूछा था, तो आइए देखते हैं इसका उत्तर। यह पौधों की वृद्धि में सहायता करता है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ाता है, अनाजों के उत्पादन एवं प्रोटीन की मात्रा में वृद्धि करता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर। फास्फेटिक उर्वरकों का वर्गीकरण कीजिए एवं फास्फोरस का पौधों पर प्रभाव का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर है फास्फेटिक उर्वरकों का वर्गीकरण घुलनशीलता के आधार पर इन्हें 3 वर्गों में बांटा गया है। तो चलिए देखते हैं उन तीनों वर्गों को। जल में घुलनशील, इन्हें अम्लीय व उदासीन मृदाओं में प्रयोग किया जाता है। पहला है सिंगल सुपर फास्फेट जिसमें 16% फास्फोरस होता है। दूसरा है मोनो अमोनियम फास्फेट जिसमें 48% फास्फोरस होता है। दूसरा देखते हैं साइट्रेट घुलनशील, साइट्रिक अम्ल में घुलनशील व पानी में अघुलनशील होते हैं। इनका प्रयोग अम्लीय मृदाओं में होता है। पहला है डाई कैल्शियम फास्फेट जिसमें 32% फास्फोरस होता है।
बेसिक स्लैग जिसमें 15 से 25% फास्फोरस होता है। देखते हैं अगला, तीसरा है अघुलनशील। ये उर्वरक साइट्रिक अम्ल और पानी में अघुलनशील होते हैं। इनका प्रयोग अधिक अम्लीय मृदाओं में किया जाता है। ठीक है, जिसमें पहला है रॉक फास्फेट, 20 से 40% फास्फोरस होता है। और दूसरा है हड्डी का चूरा, जिसमें 20 से 25% फास्फोरस होता है। चलिए देखते हैं फास्फोरस का पौधों पर प्रभाव। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें फास्फोरस के कारण पौधों की वृद्धि अच्छी और शीघ्रता से होती है। फास्फोरस राइजोबियम बैक्टीरिया की वृद्धि करके फलीदार फसलों द्वारा वायुमंडल से नाइट्रोजन को मृदा में स्थिर करने में सहायता करता है, दाने की गुणवत्ता बढ़ाता है, नाइट्रोजन की विषालुता कम करता है। ठीक है, पौधों में फूल एवं दाने लगने में सहायता करता है, फसलों में बीमारियां कम लगती हैं, पौधों में प्रोटीन की मात्रा बढ़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं 14 नंबर, पोटेशियम उर्वरकों का वर्गीकरण करते हुए पोटेशियम का महत्व का वर्णन कीजिए। तो आइए देखते हैं पहले इसका वर्गीकरण। पोटेशियम उर्वरकों का वर्गीकरण, इन उर्वरकों को 2 समूहों में बांटा गया है। चलिए देखते हैं, पहला है पोटेशियम उर्वरक जिनमें क्लोराइड लवण होते हैं। मुख्य उर्वरक म्यूरेट ऑफ पोटाश या पोटेशियम क्लोराइड है, जिसमें 60% पोटाश पाया जाता है। सस्ता होने के कारण किसान इसका अधिक उपयोग करते हैं। ठीक है, इसका अधिक प्रयोग करते हैं। दूसरा है पोटेशियम उर्वरकों जिसमें क्लोराइड लवण नहीं होते। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है। इस समूह को मुख्य उर्वरक पोटेशियम सल्फेट है, जिसमें 48 से 52% पोटाश पाया जाता है। इस सल्फेट ऑफ पोटाश भी कहते हैं। आलू, टमाटर, तंबाकू, चुकंदर फसलों में लाभकारी है। आगे देखते हैं पोटाश का महत्व। ठीक है, चलिए पोटाश का महत्व देखते हैं। पोटाश पौधों में वृद्धि और फसलों की चमक को बढ़ाता है। पौधों में बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। प्रोटीन निर्माण में सहायता करता है। यह तना तथा जड़ों को मजबूत बनाता है, जिससे हवा तथा पानी के कुप्रभाव से फसलें गिर नहीं पाती। आगे देखते हैं, नाइट्रोजन तथा फास्फोरस की अधिकता को संतुलित करता है। पोटाश की कमी से फसलें देर से पकती हैं और दानों, फलों एवं बीजों का उत्पादन घट जाता है। अगला देखते हैं प्रश्न 15 नंबर, जैव उर्वरक का वर्गीकरण कीजिए तथा जैव उर्वरक के प्रयोग करने की विधि का वर्णन कीजिए। उत्तर है जैव उर्वरक का वर्गीकरण, इन्हें निम्न 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। चलिए देखते हैं, पहला है नाइट्रोजन स्थिर करने वाले जैव उर्वरक, दूसरा है फास्फोरस घुलनशील बनाने वाले जैव उर्वरक और तीसरा है कार्बनिक पदार्थ सड़ाने वाले जैव उर्वरक। तो चलिए देखते हैं इसमें नाइट्रोजन स्थिर करने वाले जैव उर्वरक के बारे में। जब जैव उर्वरक मृदा में मिलाया जाता है तो सूक्ष्म जीवों द्वारा मृदा में स्थिर किए गए नाइट्रोजन में बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है। प्रयोग किए जाने वाले जैव उर्वरक निम्न हैं। तो इनमें कौन कौन से उर्वरक प्रयोग किए जाते हैं? तो पहला है राइजोबियम कल्चर, दूसरा है एजोटोबैक्टर कल्चर और तीसरा है नीली हरी शैवाल कल्चर। आगे देखते हैं, चौथा है फास्फोबैक्टीरिन कल्चर। राइजोबियम कल्चर दलहनी फसलों में तथा एजोटोबैक्टर कल्चर धान, कपास, ज्वार, सरसों, सब्जी, गेहूं, जौ आदि में किया जाता है। अगला देखते हैं, इसी में है कि जैव उर्वरक प्रयोग विधि। राइजोबियम कल्चर के लिए 100 से 200 ग्राम गुड़ को 1 लीटर पानी में गर्म करके घोल बना लेते हैं। 200 ग्राम कल्चर घोल में मिलाते हैं। इस मिश्रण को 1 हेक्टेयर में बोने वाले बीज में मिलाते हैं। ठीक है, इसी में आगे देखते हैं, बीज को छाया में सुखाकर बो देते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 16 नंबर, मिश्रित उर्वरक
से आप क्या समझते हैं? मिश्रित उर्वरक के लाभ एवं हानि को समझाइए। तो चलिए देखते हैं। मिश्रित उर्वरक किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक उर्वरकों के मिश्रण को मिश्रित उर्वरक कहते हैं। मिश्रित उर्वरक 3 मानक ग्रेड के होते हैं, जिसमें पहला है कम मानक। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटास की कम प्रतिशत मात्रा होती है। प्रतिशत योग 14 से कम होता है, जैसे 2 से 8 से 2, फिर 2 से 4 से 6 ग्रेड। ठीक है, आगे देखते हैं। मध्यम मानक, इसमें 3 का योग 15 से 25 तक होता है। और तीसरा है उच्च मानक, इसमें तीनों का योग 25 से अधिक होता है। आगे देखते हैं, इसका लाभ देख लेते हैं। पहला है मिश्रित उर्वरक सस्ता होता है। दूसरा, इनसे पैदावार बढ़ जाती है। और तीसरा है किसान सरलता से प्रयोग कर सकते हैं। आगे देखते हैं। चौथा है इसे सुगमता से रखा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं इससे हानि। पहला है जब मृदा में 1 या 2 तत्वों की कमी हो तो प्रयोग लाभकारी नहीं होता। और दूसरा है इसमें एक तत्व की अधिकता जबकि दूसरे तत्व की कमी होती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 17 नंबर, जैव उर्वरक के लाभ लिखिए। इसका उत्तर है जैव उर्वरक सूक्ष्म जीव कल्चर होते हैं जो प्रायः मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैव उर्वरक का प्रयोग करके फसलों के लिए आवश्यक नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की मात्रा को बहुत कम किया जा सकता है। देखते हैं जैव उर्वरक के लाभ। पहला है जैव उर्वरक से भूमि की उर्वरता बढ़ जाती है। दूसरा, वायुमंडल नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में सहायक होता है। तीसरा है जैव पदार्थों की तीव्रता से सड़ाने में सहायक होता है। चौथा है भूमि की जल धारण क्षमता को बढ़ाता है। और पांचवा है फसलों की उपज बढ़ाने में सहायक होता है। और छठवां है पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है। तो दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।